भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास है, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट्स में देखा था। पहले पार्ट्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का विकास 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1853 के एक्ट तक आए थे हम लोग। ये हो गया था पूरा। आज उसी का दूसरा पार्ट क्राउन शासन के अधीन भारतीय संविधान का विकास देखना है। तो पहला एक्ट जो क्राउन शासन के अधीन आया वो 1858 का आया। रीज़न क्या था और क्राउन शासन के अधीन क्यों आया? 2 वजह थी। पहला तो ये था कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और 1857 की क्रांति के पश्चात पूरे भारत में जो परिवर्तन हुआ और जो एक मैसेज गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को और ब्रिटिश सरकार को, उसमें यह था कि भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो अत्याचार सहन करने की सीमा क्रॉस हो चुकी थी। और ये होता कब है? जब अमूमन आप लोग देखते होंगे कि एक कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। मतलब समझ रहे हो ना? ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है, इसका मतलब समझ रहे हो? तो वही हाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। सरकार ने वहाँ से परमिट कर दिया, जाइए भारत में व्यापार करिए। अब वो व्यापार करते करते कुछ से कुछ और कर बैठे। तो पहले व्यापारिक अधिकार छीना गया, फिर उनको प्रशासनिक अधिकार दिया गया। ये सब उलटफेर आप लोगों ने पहले देख चुका है, देख लिया है। तो अब जब 1857 की क्रांति हो गई तो महारानी विक्टोरिया को जब मैसेज गए, संदेश गए कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट क्राउन शासन के अधीन भारत के शासन को ले लिया और 1858 का भारत सरकार एक्ट इस नाम से पारित किया। भारत सरकार एक्ट। उस वक्त 1858 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस एक्ट को संसद में लॉर्ड पामर्स्टन ने प्रस्तुत किया और इसके तहत जो परिवर्तन किए गए वो देखना है आपको। पहली चीज तो ये हुई कि भारत सरकार का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया। पहली चीज, यानी कि अब यहाँ से महारानी विक्टोरिया सीधे अपना जो भी हो, महारानी विक्टोरिया हो, जो भी हो, वो देखेंगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे, इनको समाप्त कर दिया गया। और उनकी समस्त शक्तियों को भारत राज्य सचिव के सुपुर्द कर दिया गया। किसके सुपुर्द कर दिया गया? भारत राज्य सचिव। अब इस भारत राज्य सचिव में मदद करने के लिए, यानी कि भारत राज्य सचिव की मदद करने के लिए लंदन में एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसको भारत परिषद बोला जाता है, जिसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन द्वारा की जानी थी और 7 सदस्यों की जो नियुक्ति थी या जो 7 सदस्य होते थे वो डायरेक्टर्स के बोर्ड द्वारा होनी थी। तो 8, 7, 15 हो गए। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि मेजॉरिटी किसके पक्ष में है। मेजॉरिटी का गेम यही शुरू होता है। मेजॉरिटी
क्राउन के पक्ष में है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है वो अगर चाहे तो इसमें कोई परिवर्तन किसी तरह का नहीं कर सकता। ठीक है। क्राउन का प्रतिनिधि होने की वजह से भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि से नवाजा गया। और 1858 का इस एक्ट की इतनी ही विशेषताएं थी। एक तरह से भारत में संवैधानिक विकास के प्रथम चरण का अंत होता है और दूसरे चरण का आरंभ होता है। तो दूसरा चरण 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। इसमें क्या था भारत परिषद अधिनियम में? इसमें मैंने लिखाया भी था आपको कि वैधानिक विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। वैधानिक विकेंद्रीकरण मतलब लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम था उसको प्रारंभ किया गया। और इसके तहत केंद्रीय और विधान मंडलों की स्थापना की गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों की स्थापना की गई। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसने भारतीयों को सर्वप्रथम प्रशासन में भागीदार बनाया। सबसे बड़ी बात थी कि भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिली। और इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की एक नींव रखी। उल्लेखनीय है कि 1858 में भारतीयों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया गया था, परंतु वास्तविक रूप में उन्हें उसमें शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को भी शामिल किया गया। चौथा सदस्य 1833 के एक्ट में शामिल हुआ था, याद है, लॉर्ड मैकाले। 5वां सदस्य यहाँ पे शामिल किया गया। वायसराय को परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने तथा नियम बनाने की अनुमति प्रदान की। एक बात जो बड़ी खास बात इसमें थी कि वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो आपके संविधान में अध्यादेश का भी प्रोविजन है। सदा किस आर्टिकल में अध्यादेश की प्रोविजन है भारतीय संविधान के? और अध्यादेश कब इशू किया जाता, कब जारी किया जाता है? सदा जहां श्वेता तिवारी जी, सुचिता, शुभम, 123 में सर, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में। इसके बाद क्या हुआ कि बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार भी पुनः प्रदान किया गया। कुछ मामले जैसे डाकतार और सैनिकों के मामले आदि पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। वायसराय को उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषदों के गठन की अनुमति प्रदान की गई। सपरिषदीय गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के गठन, प्रांतों की सीमा निर्धारण और उप गवर्नरों की नियुक्ति की भी अनुमति दे दी गई। इस नियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली आरंभ कर दी, यानी डिपार्टमेंटल जो सिस्टम था, लॉर्ड कैनिंग ने इस एक्ट के माध्यम से प्रारंभ कर दिया। इस 1861 की ये कुछ खास विशेषताएं थी, यानी कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का, यानी वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, और प्रांतों की सीमाओं को निर्धारण करने का और उप गवर्नरों की नियुक्ति का, और पंजाब में
विधान परिषद के गठन की अनुमति मिली। तो 1861 के एक्ट की खास विशेषता थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब देखो होता क्या है ना कि जैसे जैसे लोगों की ख्वाहिशें बढ़ती जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं या जैसे जैसे लोगों को चीज़ें मिलती जाती हैं ना, तो उनकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। तो जस्ट लाइक भारत में भी यही हुआ। 1858 में इतना कुछ हुआ, 1861 में इतना कुछ हुआ, अब 1892 में, यानी कहने का मतलब 1861 के अधिनियम के प्रावधान भारतीयों के लिए असंतोषजनक थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। गवर्नर जनरल कौन था? 1800 लॉर्ड हॉल्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था? डफरिन था। डफरिन था। डफरिन। ऐसे गड़बड़ करोगे, लॉर्ड डफरिन था। वो लॉर्ड। कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। कांग्रेस ने विधान परिषदों के विस्तार, विधान परिषद जो बन गई थी उनके विस्तार की बात करने लगी और उनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की बात की। और यूरोपीय व्यावसायिक संघों ने भी इन परिषदों के विश्वनी की, जब गांधी जी ने ये बात की तो उसके साथ साथ जो यूरोपीय परिषद थे या संघ, व्यापारिक संघ थे, उन लोगों ने भी मांग की कि हमें भी इसमें सम्मिलित किया जाए। इन्हीं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया। अब इसमें क्या क्या किया गया? इसमें पहले तो ये था कि केंद्रीय विधान परिषद 1892 के अंतर्गत इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब इनकी संख्या जो न्यूनतम 10 थी उसको 16 कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम जो 10 थी उसको अधिकतम 16 कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषद के भी अतिरिक्त सदस्यों की, प्रांतीय केंद्रीय, प्रांतीय जो इसको आज आप लोग संसद के रूप में और विधान सभाओं के रूप में देखते हो, प्रांतीय विधान परिषदों के भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, जो न्यूनतम 8 थी तथा अधिकतम 20 हो सकती थी, वो कर दिया गया। विधान परिषदों में पहली बार, अब की बार नहीं, पहली बार चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। विधान परिषद के सदस्यों को 2 अधिकार दिए गए, जो उनमें भारतीयों को भी शामिल किया गया। उन्हें वित्तीय वितरण यानी कि बजट जो सदन में प्रस्तुत किया जाता था पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया, यानी उस पर अनुमति दी गई। लेकिन उन्हें उस बजट पर वोटिंग करने का राइट नहीं था। सिर्फ आप अपने वित्तीय विवरण यानी बजट पर अपने विचार आप रखिए, आपको राइट वोट देने का नहीं, यानी कि उस पर फैसला लेने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये हो गया। उन्हें सार्वजनिक हित के मामलों में, अगर जैसे आजकल जो पार्लियामेंट में बहस के लिए जो दिया जाता ना कि कहीं पे अगर कोई घटना घट गई, कुछ भी घट गई, तो यहाँ पे भी ये था कि सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर कार्यकारिणी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर भी सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। तीसरी बात मैंने अभी बता ही दिया कि इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि निर्वाचन पद्धति का इसमें प्रारंभ हुआ और विधान मंडल के
अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तो ये 1892 की विशेषता हो गई। अब 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार, मिंटो द्वितीय के कार्यकाल। 1909 का भारतीय परिषद एक्ट इसको बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि 1892 का अधिनियम, क्योंकि जितने भी अधिनियम आते गए हर 20 साल पे आना था, वो सब असंतोषजनक लगते थे भारतीयों को, इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी। तो 1892 का अधिनियम भी भारतीयों को असंतोषजनक लगा। कांग्रेस में 1905 के बाद आपने देखा ही था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अतिवादियों का जोर हो गया, यानी शक्तिशाली हो गए। अब जो अतिवादी थे वो शक्तिशाली हो गए थे। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन और 1904 में जापान की चीन पर विजय, इन सब चीजों ने भारत में राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया। लॉर्ड मिंटो ने राजनीतिक सुधारों द्वारा हिंदू मुस्लिम जनता में फूट डालने का प्रयास किया। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया गया। बंगाल विभाजन भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए और दो संप्रदायों के बीच एक मैसेज देने के लिए किया गया। और 1909 का जो अधिनियम है, इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसको देखना। पहली विशेषता इसकी ये थी कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। जो पहले 10 थी, 16 की गई, 16 से 60 की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल, मद्रास, बंबई में ये संख्या 50 थी, जबकि शेष प्रांतों में ये 30 थी। केंद्र तथा प्रांतीय परिषदों के सदस्यों को सदन में वाद विवाद, यानी कि जो चर्चा होती है ना, उस पर करने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जो 1893 में नहीं दिया गया था, 92 में नहीं दिया गया था। यहाँ पे पूरक प्रश्न भी पूछने का उनको अधिकार दिया गया। मुसलमानों के लिए एक पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और भारत सचिव और गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के विस्तार की अनुमति प्रदान की। और इस अधिनियम ने, यानी 1909 ने, संसदीय प्रणाली तो हमको दे दिया, ठीक है, परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया। संसदीय प्रणाली तो इसने हमको दे दिया, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया। जनता के लिए ये सुधार असंतोषजनक थे। उन्होंने उत्तरदायी सरकार की मांग की थी, परंतु उन्हें हितैषी निरंकुशवाद मिला और जनता को केवल छाया मात्र सुधार ही प्राप्त हुए, वास्तविक रूप में कुछ नहीं हुआ। ये आपका 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार। उसके 10 साल बाद 1919 में फिर भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1909 का अधिनियम भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप अतिवादी और अधिक क्रियाशील, जो अतिवादी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो और अधिक एक्टिव होते जा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध
ने स्वशासन की इच्छाओं को और बढ़ा दिया। होम रूल आंदोलनों के आरंभ होने से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। 1916 में। साथ ही कांग्रेस के एकीकरण हो जाने से भारत राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में आ गया था। इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मॉन्टेग्यू की भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की घोषणा ने 1919 के अधिनियम पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब क्या क्या किया इसमें? भारत सचिव के परिषद यानी इंडियन काउंसिल थी, उसमें जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। इंडियन काउंसिल, भारत सचिव की जो परिषद थी, वो जो संख्या न्यूनतम थी उसको बढ़ा दिया गया। और सचिव परिषद के वित्तीय तथा अन्य सेवाओं संबंधी विचारों को मानने के लिए बाध्य हुआ। सचिव वित्त संबंधी सेवाओं में, जैसे आपने यहाँ धन विधेयक होता है ना, तो उसमें राज्यसभा क्या करती है? किंतु परंतु नहीं कर सकती, 14 दिन का उसको समय होता है, उसके बाद चलिए। भारत के लिए एक हाई उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई और वो गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य था। ठीक है। और एक संग्रहगार, संग्रहगार मतलब समझ रहे हो ना, जो म्यूजियम जिसको बोलते हैं, एक संग्रहगार विभाग और भारतीय विद्यार्थियों की देखरेख के लिए एक विभाग जो बना था, उसकी देखरेख करने के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई थी। भारत सचिव की शक्ति में ह्रास हो गया, कमी आ गई और उससे यह अपेक्षा की जाने लगी कि वो प्रांतों के हस्तांतरित विषय वो विषय होते थे जो, जैसे अभी अपने स्टेट लिस्ट के जो विषय हैं उनको हस्तांतरित विषय होते थे। जो केंद्रीय विषय होते थे वो राज्य सरकारों को नहीं दिए जाते थे। जो आज के हमने यूनियन लिस्ट में जो विषय हैं उनको राज्य सरकार को नहीं दिए जाते, यानी विधान परिषदों को उस पर किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं होता। और यहाँ पे जो चीज 1919 के एक्ट में प्रारंभ हुई वो आगे बढ़ती गई, यानी यहाँ पे भी जो केंद्रीय विधान परिषद थी, अब यहाँ पे 2 सदन हो गए, यानी द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और राज्य परिषद और एक विधान परिषद। सदस्यों की संख्या 145 निश्चित की गई। एक दूसरा पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व जिसमें सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपीय आदि समुदायों तक भी इसको विस्तृत कर दिया गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पृथक सामुदायिक निर्वाचन जो मुसलमानों को दिया गया था उसको हमने सिखों में भी दे दिया, एंग्लो इंडियन में भी दे दिया, ईसाइयों में भी दे दिया, यानी कि सबको प्रतिनिधित्व दे दिया। ठीक है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया। भारतीय महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम में कुछ अपनी सीमाएं थी। इसने हितैषी निरंकुशवाद की नीति का परित्याग कर दिया और इसी एक्ट को का उद्घाटन करने के लिए ड्यूक ऑफ कॉमन्स, नाम सुना होगा, ड्यूक ऑफ कॉमन्स भारत आए थे।
यहीं से उत्तरदायी सरकार का निर्माण की प्रक्रिया पर हुआ नहीं, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और इस एक्ट में 3 प्रॉब्लम्स थी। पहला ये था कि केंद्र में आंशिक रूप से भी उत्तरदायी सरकार नहीं थी। पृथक सामुदायिक मताधिकार को सुदृढ़ता प्रदान किया गया। और तीसरा जो था, प्रांतों में द्वैध शासन का लागू करना। ये एक्स एक्ट की कमियां थी। ठीक है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है। इसमें क्या हुआ, इसमें 1919 के एक्ट के बाद स्वराज पार्टी के सदस्यों को छोड़कर सभी ने 1919 के एक्ट की सभी ने आलोचना की थी, स्वराज पार्टी वालों ने नहीं किया था। सत्ता में भागीदारी के लिए आंदोलन तीव्र होते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया। 1935 के भारत सरकार एक्ट ने क्या क्या किया विस्मित करना है। यानी कि इसके 1935 के एक्ट के लाने के पहले एक तो साइमन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, नेहरू रिपोर्ट आ गई थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे, श्वेत पत्र जारी हो चुका था, प्रवर समितियां बन चुकी थी। तो इन सब का जब अध्ययन किया गया तो अल्टीमेटली 1935 के एक्ट को फॉर्म किया गया। इसमें यह था कि एक संघीय सरकार की स्थापना होगी। पहली चीज, एक संघीय सरकार की स्थापना होगी। दूसरा यह था कि प्रांतीय शासन के अनुरूप केंद्र में भी द्वैध शासन की व्यवस्था की जाएगी। प्रांतों को शासन में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। केंद्र में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, की गई संघीय न्यायालय। और संघीय न्यायालय का मतलब जो आपका वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है, उसी को संघीय न्यायालय का दर्जा दिया गया। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सदाफ मैरिज सर, मैरिज गुएर थे, मैरिज गुएर। सदाफ, श्वेता, सुचिता, किसी को पता है? सर मॉरिस लिंगफोर्ड ग्वायर। ठीक। और इस एक्ट के माध्यम से बर्मा को भारत से, बर्मा और इंडिया दोनों को, भारत ने इंडिया को बर्मा से अलग कर दिया गया। इसमें 2 नए प्रांतों का गठन हुआ, एक सिंध का और एक उड़ीसा का। ठीक है। और भारत परिषद, भारत सचिव की जो परिषद थी जो बनाई गई थी 1858 में, उसको भी समाप्त कर दिया। ये निरंकुश और उत्तरदायी सरकार का मिश्रण भारतीय जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1835 के एक्ट को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। फिर भी ये एक्ट काफ़ी विस्तृत था। स्वतंत्र भारत के संविधान का मूल भी 1935 का एक्ट ही है। ठीक। तो इस तरह से करके आपने 1935 तक के सारी चीज़ें देख लिया। अब इसके बाद एक 1947 का, वो आपको मैंने कल ही पढ़ा दिया था, परसों पढ़ा दिया था। अब इसमें सवाल की जो श्रृंखला बनती है वो कैसे बनती है, वो थोड़ा सा एक बार समझ लो। इसमें
गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम कानूनी सदस्य कौन था, ये पता है आपको? किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, ये भी पता होगा आपको। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी पता होगा। प्रत्यक्ष चुनाव किस एक्ट के द्वारा लाए गए? हाँ? क्या 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, है ना। तो इन्हीं को आपको एज ए नोट्स उतारना है। मैं बोलते जा रहा हूँ, फटाफट लिखते जा रहा हूँ, इसमें देर मत करना। पहले लिखो, मैं पहले लिखना फिर आगे सुमेलित करते रहना, ठीक है। यहाँ पे लिखते चलो, फिर बाद में हम इसको सुमेलित करते हैं। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया गया। अब कौन सा एक्ट है उसका नाम आगे लिखना है, एक्ट नेम, और यहाँ पे उसके वर्क काम। यानी केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक किया गया। क्या हुआ बेटा? दूसरा, बोर्ड ऑफ उच्चायुक्त की नियुक्ति, उच्चायुक्त की नियुक्ति। तीसरा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब समझ रहे ना, गवर्नर जनरल, अब वहां पे बोलने की जरूरत नहीं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। महिलाओं को वोट देने का अधिकार। बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार। बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार। फिर प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। दिख रहा है ना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। एक और लिख लो, चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। चुनाव कहीं लिख लो, नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो। चुनाव को सिद्धांत रूप में भी बहुत से। चलो पहले इसी को बताओ, किस किस एक्ट में हुआ, फिल करो इसको। केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से पृथक किया गया किस एक्ट के द्वारा? सदैव, श्वेता, सुचेता, शुभम, सर 1919। पवन, 1919। उच्चायुक्त की नियुक्ति किस एक्ट में की गई? उच्चायुक्त सर ये भी 1919। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर 1961। 1861। महिलाओं को वोट देने का अधिकार।
1909 1919 महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 में। उन्नीस अच्छा हाँ सर 1919 में। 19 में 1919 ही है। बजट पर जेम्स बॉन्ड। विचार करने का अधिकार, बजट पर विचार प्रकट करने का, 1892। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, जल्दी बताओ। सब 1861। ठीक। जी सर। अब चुनाव को, अब नेक्स्ट आइए, चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। चुनाव को लिख लिया ना? 1892। हैं? चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया, लिख लेना अपना, बाद में ना कहना कि नहीं कराए। इनको बहुत गहराई से याद करना है। चुनाव को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया। एटीन 92। विभागीय प्रणाली कब शुरू हुई? विभागीय प्रणाली 1861 में। है? पक्का? जी सर। सदन में वाद विवाद करने और प्रश्न पूछने का, 1892 सर 1909 है शायद। सदन 1892। विभागीय प्रणाली वो कह रहे हैं 1861 में, ये कह रहे हैं 1909 में, दोनों सही है। सदन में सर ये बाद वाला बताया आपने, सदन वाला वाद विवाद करने का। जी सर सदन वाला बताया। और बजट पर विचार प्रस्तुत कर सकते थे। बजट पर सर ये है 1892 में। विचार प्रस्तुत करना, बजट पर विचार प्रस्तुत करने का 1892। ठीक। हो गया? चलिए अब एक रिवीजन जरा मारो, मैं बस 4-5 चीजें पूछूंगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई और किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की थी सर, सन नहीं याद आ रहा। किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे? नहीं याद आ रहा। सन नहीं याद आ रहा। 1905 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भूल गए सब पुराना। 1887 स्वामी विवेकानंद। गदर पार्टी, गदर पार्टी सर 1913। सर लाला हरदयाल। लाला हरदयाल 1913। खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार 1937। खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व भारती, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? विश्व भारती नहीं जानते हो? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था 1921 में। पुराना सब खा जाते हो तुम लोग। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना
सर सैयद अहमद खान। कब किए थे? 1921। 1921? 1921। 1921 में किए थे? मारेंगे ना अभी थप्पड़, सही हो जाओगे। नहीं सर, डेट याद नहीं आ रही, वैसे सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो जब नहीं याद है तो क्यों बोल रही हो? 1875 हाँ जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी 1928 सरदार भगत सिंह। और विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। ठीक है। द इंडियन रिव्यू किसकी बुक है? द इंडियन रिव्यू, द इंडियन रिव्यू किसकी बुक है? G.A. नटेशन की। और द मॉडर्न रिव्यू किसकी है? द इंडियन रिव्यू और द मॉडर्न रिव्यू, दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो द इंडियन रिव्यू G.A. नटेशन की है और द मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी की है। ठीक है। ब्रोकन विंग किसकी है? यही नहीं मिल रही थी, बहुत दिन से इसको खोज रहा था मैं। ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग किसकी है? ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू की कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? सरोजनी नायडू की, सुचिता, सरोजू नायडू की कौन सी बुक है? क्या क्या दो रचनाएं की थी ना उन्होंने? जी। कौन कौन सी? सदाफ? तो याद नहीं आ रही। सदफ को याद होगा। सदफ बहुत स्मार्ट हो गई है। क्यों सर सदफ? विंग्स करके ऐसे थी एक उनकी, जो आप अभी बता रहे हैं ना, विंग करके है उनकी एक रचना, बट एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा हमको। कामनवील, शायद यही है या फिर कामनवील याद आ रही है? शुभम, सरोजनी नायडू की दो बुक बताओ जो पढ़ा चुके हैं। कामनवील, ब्रोकन विंग, न्यू इंडिया, ये किसकी है सब? उसी की तो है। वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किसकी है? वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857, द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। नहीं याद है? सबको मारेंगे, समझ लेना, बदमाशी कर रहे हो। सबकी पिटाई होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये 1857 में भी मैंने पढ़ा दिया था। असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खान का था। बंग दर्शन, जिसको बंगे दर्शन बोलते हो, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी थी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी मैंने आपको जब शुरू में क्लास लिया था, जब रैयतवाड़ी महलवाड़ी ये सब पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको लिखाया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद दत्त, RC दत्त की थी। सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ब्रोकन विंग, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये सब सरोजनी नायडू की है। गीता रहस्य किसका है? सर कॉमनवेल्थ पर एनी बेसेंट की है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है ये। हाँ तो और क्या? हाँ सॉरी, हाँ ऐसे एनी बेसेंट की। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की है। ये भी तो सर सरोजिनी नायडू की है ना, ब्रोकन विंग्स, ये जो भी बताया आपने। हाँ सर, हाँ ब्रोकन विंग्स। क्या बताया था मैं? सरोजनी नायडू बताया था ना? जी, सरोजिनी नायडू ब्रोकन विंग। अच्छा, मैं उसको उसके चक्कर में था एनिमेशन के, उसको सुधार कर लेना। सरोजनी नायडू की ब्रोकन विंग और सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू की दो इनकी हैं।
और 2 आपके एनी बेसेंट की है। ठीक, 2 लिख लेना दोनों को, सॉन्ग ऑफ इंडिया और ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू की। इस बार इन्हीं दोनों का नंबर है। सर गीता रेस आप पूछ रहे थे ना, वो उनकी है ना, बाल गंगाधर तिलक। गीता राइस, बाल गंगाधर। द ग्रेट रिबेलियन किसकी है? द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। इंडिया फ्रॉम करजन, इंडिया फ्रॉम करजन किसकी है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू दुर्गादास की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? ये तो ये पता होगा, सत्यार्थ प्रकाश नहीं यार। दयानंद सरस्वती जी की। हमदर्द किसकी है? हमदर्द, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना की थे। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये किसकी है सदाफ? सर कौन सी? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडियन स्ट्रगल तो जानते ही होंगे, इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सर सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन स्ट्रगल। और जी सर। इंडियन मिरर किसकी है? इंडियन मिरर, सर इंडियन मिरर, सर वो याद नहीं आ रही। केशव चंद सेन का है। ठीक, तो ये पार्ट आपका समाप्त हो गया है। बार बार इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? नौ सैनिक विद्रोह फरवरी 1946, फरवरी 1946। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का, जय हिंद का नारा किसने दिया था और किस भाषा में दिया था? किस भाषा में दिए थे? जर्मन भाषा में दिए थे। ठीक है, जर्मन भाषा में दिया था उन्होंने आजाद हिंद को, जय हिंद का नारा। किसने दिया था सर? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, चलिए यहीं तक इसको रखिएगा। आज का ये हिस्ट्री का आपका क्लास ऑफ होता है। और अच्छी स्टडी के लिए बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, डेली बल्कि रिवाइज करते रहिए, ताकि चीज़ें दिमाग में बन जाए। और जब ठहर जाएंगे एक बार तो फिर ठहरी रह जाएंगी। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।